अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फ़ाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया है व्हाट इज़ फ़ाइनेंस और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ़ाइनेंस। टाइप्स ऑफ फ़ाइनेंस में हमने पर्सनल फ़ाइनेंस, बिज़नेस फ़ाइनेंस, पब्लिक फ़ाइनेंस और नॉन प्रॉफ़िट फ़ाइनेंस को डिस्कस किया था। अभी आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है, ये कई हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम यूँ ही अब फाइनेंस के प्रैक्टिकली अंदर एंटर हो रहे हैं। अभी तक हम इसके गिर्द बाउंड्रीज़ के गिर्द घूम रहे थे। अब हम एंटर होने लगे हैं प्रैक्टिकली आहिस्ता-आहिस्ता। आज का हमारा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चूँकि फाइनेंस जो है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके मकासद क्या हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाई डू वी प्रैक्टिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसके फंक्शंस पे हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम ब्रॉडली कितने कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। यानी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है, उन सारे डिसीजंस को अगर हम टैगिंग करना चाहें कि ये किस नेचर का डिसीजन है, वो किस नेचर का डिसीजन है, उनकी हम टैगिंग किस तरह कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। वान हॉर्न ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है। अब कोई भी डेफिनेशन हो, उसके की वर्ड्स पे आपने कंसंट्रेट करना है कि इसमें की वर्ड्स कौन कौन से हैं। वहीं से आपको उस पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। अगर इस डेफिनेशन को हम गौर से देखें तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन ऑफ व्हाट? एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। दूसरा फाइनेंसिंग, वो एक्वायर करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, पैसा आपके पास कहाँ से आना है। और फिर तीसरा उसका मैनेजमेंट ऑफ दोज एसेट्स। ये तीन जो है वो की काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। और ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं? विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, जो गोल होता है। बाकी सारे जो हैं उस गोल को अचीव करने के मीन्स हैं, उसके रास्ते हैं। आपने यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचना है, आपका गोल लाहौर पहुँचना है। उसके लिए रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? आप बाय एयर जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, आप बाय रोड वाया मोटरवे जा सकते हैं, आप जीटी रोड से जा सकते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाते हैं, वो बाकी चीज़ें जो हैं वो लीस्ट मैटर करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि आपने लाहौर होना है। अब अगर लाहौर आपने 2 घंटे में पहुंचना है, तो अगर इस वक्त फ़्लाइट रेडी है तो आप कौन सा रूट लेंगे? बाय एयर जाएंगे। अगर आपका लाहौर में काम कल है तो फिर वहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास टाइम बहुत है। अब आप कास्ट के बारे में भी देखेंगे कि मैं मोस्ट इकोनॉमिकल वे कौन सा है। अगर आप कंफर्ट कॉन्शियस हैं, फिर आप मोस्ट कंफर्टेबल वे कौन सा है। समझाना क्या मतलब है? समझाना ये मतलब है कि ये बाकी जितने भी काम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन सब का मकसद एक होता है कि वो जो गोल रखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे, उसको अचीव करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि वहाँ डेफिनेशन में हमने कहा कि विद एन ओवरऑल गोल इन माइंड, तो गोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में। देखें, ऑब्जेक्टिव्स
जो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये आपका मकसद होता है। फंक्शंस तमाम वो काम होते हैं जो कि आप उस ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, और ऑब्जेक्टिव एक होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जनरली एक होता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उसका बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, या आप एक बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स में तकसीम कर लेते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका एक होता है। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं ये तमाम वो काम होते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। लेट्स सपोज आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि आपने K2 सर करना है। अब K2 आपने सर करना है, K2 चढ़ना है, सबमिट करना है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए फंक्शंस आपको कौन कौन से करने हैं? सबसे पहले इसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने फिज़िकली फ़िट होना है इसके लिए। फिर उसके बाद आपने उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, बजट बनाना है कि आपका ख़र्चा कितना आना है। फिर उसके बाद आपने टूल किट, आपके ड्रेसेस वो लेने हैं। फिर उसके बाद आपने अपने साथ जो है वो रास्ते के लिए स्टाफ ढूंढना है, आपने हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स ढूंढने हैं जो आपके साथ आपका सामान, आपका गियर ऊपर तक पहुंचाए। तो ये बाकी जितने काम हैं ये फंक्शंस हैं टू फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ योर गोल। जो आपका मकसद है वो K2 सर करना है। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जब बता दिए जाते हैं तो ये उनका गोल या ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स वो मकासद हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने हासिल करने हैं। फंक्शंस जो हैं ऑन द अदर हैंड ये तमाम वो काम हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स जो उसके हैं वो अचीव करने हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके फंक्शन करने के लिए उसको फंड्स चाहिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपके हर काम पे आपने पैसा पे करना होता है। अब वो पैसा रेगुलरली आना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। पैसा अगर एडिक्वेट नहीं होगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अब वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकती। और अगर रेगुलर नहीं होगा, एडिक्वेट तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, जिस वक्त आपको पैसा चाहिए उस वक्त नहीं आता, उसके बाद आ जाता है, तो क्या है, आपने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है उसने रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स जो है वो प्रोवाइड करना है। उसका तरीका क्या है, उसके लिए फंक्शंस क्या है? क्या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कॉमन शेयर्स इशू करते हैं? क्या वो प्रेफर्ड शेयर्स इशू करते हैं? क्या वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, डिबेंचर करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं? जो भी तरीक़ा कार करते हैं वो उसके फंक्शंस में से है। वो उसके मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं फ़ंड्स अचीव करने के लिए, जो कि उसने सूटेबिलिटी को देखना है, दूसरी बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के ये डिसीजन करना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एडिक्वेट और रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स हो। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। अब सिर्फ पैसा सप्लाई करना रेगुलर और एडिक्वेट ये अहम नहीं है, उसके साथ साथ आपने ये इंश्योर भी करना है कि एडिक्वेट रिटर्न भी हो। एडिक्वेट रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट टू मार्केट, या मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। एक टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है 10% रिटर्न सफिशेंट हो, लेकिन दूसरे टाइम पे 15% भी उसके लिए इनसफिशेंट हो और वो 18 या 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एडिक्वेट रिटर्न क्या है,
ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, आपके ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इन शॉर्ट कहते हैं कि एडिक्वेट रिटर्न्स जो है वो शेयर होल्डर्स का वो इंश्योर करना भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो 15% है और आप 17% पे लोन लेके और पल्ले से 2% बैंक को पे करें, तो क्या होगा, उल्टा बजाय फ़ायदा करने के आप नुकसान करेंगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फेलियर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने इसको देखना है कि वो जो रिटर्न है वो एक बैलेंस्ड हो और जो उसके शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो और एडिक्वेट हो। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन। फंड्स जो है, अब सिर्फ फंड्स की सप्लाई ही सफिशेंट नहीं है कि फंड्स आपके पास आ गए और आपने अलमारी में या बैंक में डंप कर दिए, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। उन फंड्स को आपने ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि ना तो फंड्स को आपने बिल्कुल ब्लॉक करना है कि आप इंसॉल्वेंट हो जाएं, आपके लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़े, ना ही आपके पास आइडल फंड्स पड़े हों जो कि अर्निंग नहीं करते। हम सब जानते हैं बिजनेस के स्टूडेंट्स के फंड्स, आइडल फंड्स जो आपके पास पड़े होते हैं बैंक में, करंट अकाउंट में या आपके पास कैश में किटी में पड़े हैं, दे आर अर्निंग नथिंग। तो फंड्स की आपने रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई तो इंश्योर कर ली, लेकिन उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये भी ज़रूरी है कि उनको आप ऐसी जगह यूटिलाइज करें कि जहाँ से वो बेस्ट रिटर्न आपको दें और एट द सेम टाइम आप अपनी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को भी कंप्रोमाइज़ ना करें। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है एडिक्वेटली ठीक है, आपने इन्वेस्ट तो कर लिए, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को भी देखना है कि ये जो आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी जगह जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका एक एसेट ही क्रिएट होता है ना। जो एसेट क्रिएट होता है उसकी सेफ्टी भी ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की वेंचर्स में ना लगा लें। देखिए, रिस्क और रिटर्न इसको हम देखते हैं कि ये नॉर्मली क्या होता है कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बहुत मशहूर जुमला है, हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कहते होते हैं। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट कितना है, आप उसका बैकबोन कितना स्ट्रांग है, किस हद तक आप रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और उसके बाद टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपका साउंड होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली पुट आपके बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड है। आपके बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे आपको बता रही होती है कि कितना उसमें आपके ओनर की इक्विटी है, कितना आपने लोन्स लिए हुए हैं, दूसरों का पैसा है उसमें जो कि आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, और कितना उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल हैं। तो उसको साउंड रखना। अब ये साउंड क्या है, साउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 10-90 रेशो जो है वो साउंड हो कि आपके 10% कैपिटल हो, 90% जो है वो आपकी लाइबिलिटीज़ हो। बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे होती है 10-15% जब आपका कैपिटल होता है दैट इज़ सफिशेंट। 85%, क्योंकि वहाँ आपका मेन बिजनेस ही दूसरों से पैसा लेना, लाइबिलिटीज़ लेना और उसको फर्दर इन्वेस्ट करना है, उस पर कमाना है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो सकता है ये स्ट्रक्चर ज़रा डिफरेंट हो।
तो उसको डिक्टेट करेगा कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको डिक्टेट करेगा आपकी इंडस्ट्री, आपके इकोनॉमिक कंडीशंस, आपके इकोनॉमी के, और दूसरे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि डिक्टेट करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या साउंड होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर करे। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे, इनकी बैक पे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ताकि इन गोल्स को अचीव किया जा सके। वो फंक्शंस क्या क्या हैं? उन फंक्शंस में एक फंक्शन एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये सबसे पहला काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है। किसी भी, आप ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। आपको बिल्डिंग चाहिए होगी, बिल्डिंग पे ये भी आपने डिसीजन करना है कि बिल्डिंग हमारी अपनी होनी चाहिए या बिल्डिंग रेंटेड होनी चाहिए, बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए, किस किस्म का आपको लेबर चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ लेबर चाहिए, आपको 10 बंदे चाहिए या 100 बंदे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कि आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना, जब हम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करना है या नेक्स्ट ईयर में आप जा रहे हैं तो अगला साल आपने कितनी अमाउंट से शुरू करना है, ये एस्टिमेट करना। ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि वो बजट बनाएंगे पूरे साल का और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। अब जब आपने टोटल डिटर्मिन कर लिया, लेट्स सपोज आपने कह दिया कि जी 5 करोड़ जो है साल के लिए हमारे लिए सफिशेंट है, आपने तमाम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर ली और आपने अंदाज़ा लगाया कि इसमें हमें इतनी रेंटल की मद में पेमेंट करनी है, इतनी लेबर को पेमेंट करनी है, इतनी मटेरियल को, इतने टैक्सेस हमें पे करने हैं, ये सारी चीज़ें मिला के और आपका 5 करोड़ जो है वो टोटल रिक्वायर्ड है आपको अमाउंट इस साल फंक्शन करने के लिए। अब ये तो हो गया। अब ये 5 करोड़ आना कहाँ से है, कैपिटल का कंपोजिशन क्या होना है, इसमें कितनी ओनर इक्विटी होनी है, इसमें कितना लोन होना है। फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं, ओनर इक्विटी में आप किस किस्म की इक्विटी चाहते हैं, क्या आपको प्योर शेयर होल्डर्स कैपिटल चाहिए या आपको हाइब्रिड नेचर प्रेफर्ड स्टॉक की शक्ल में चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ आपको किस किस्म की चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, किस रेट पे चाहिए, किस करेंसी में चाहिए, किस चैनल से चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं कि कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए। ये दूसरा फंक्शन हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसके बाद तीसरा फंक्शन है चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, कि वो सोर्सेज ऑफ फंड जैसा कैपिटल कंपोजिशन में हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इतना कैपिटल हो, इतना लाइबिलिटीज़ हो। अब जो लाइबिलिटीज़ आपकी हैं उसकी नेचर क्या हो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, उसको जाहिर है आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से फाइनेंस करेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितनी हैं, उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से आप जो है वो फाइनेंस करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो लॉन्ग टर्म है लेकिन उसको आपने फाइनेंस कर दिया 1 साल के लोन से, जबकि वो रियलाइज़ होगा वो एसेट आपका जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 साल में, तो होना क्या है, 1 साल बाद जब आपकी अमाउंट ड्यू हो जाएगी आपके कैश फ्लोज मैच नहीं करेंगे और उसके बाद आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ें कि चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, किस वक्त पे, और उसकी बैक पे क्या फ़िलासफ़ी है, क्या आप फाइनेंशियल लेवरेज की तरफ जाना चाहते हैं या आप ओनर इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं, कौन सा सूटेबल है, ये चॉइसेस करना ये भी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब ये फंड्स जो आपने अरेंज कर लिए इनको आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपने
अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो अभी राइट अवे आपने नहीं करनी, लेकिन फंड्स आपके पास आ गए हैं, अभी 5 महीने 4 महीने टाइम है, तो वो 5-4 महीने उन फंड्स के साथ आपने क्या करना है, किसी बैंक में फ़िक्स करना है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये सारे डिसीजन के वो फंड्स आपने कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, ये भी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अगर आपके पास सरप्लस फंड हो गया, सरप्लस फंड कहाँ से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। या तो आपने अपने ऑपरेशन से इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, या आपने बिफोर टाइम फंड्स अरेंज कर लिए। इन दोनों सूरत में वो फंड्स आपके पास सरप्लस है, तो उस सरप्लस फंड के साथ आपने क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव वे है और सेफेस्ट वे है। सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं, अगर आपको ये फंड्स 4 महीने बाद चाहिए और आपको एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि 6 महीने के लिए आपको बेस्ट रेट ऑफर होता है कि यहाँ पे अगर मैं 6 महीने के लिए लगाता हूँ मुझे 15% रिटर्न मिलता है, 4 महीने के लिए लगाता हूँ मुझे 10% रिटर्न मिलता है। अब चूंकि पैसे आपको 4 महीने बाद चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 महीने के लिए अपने फंड्स ब्लॉक नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो दैट यू विल नीड दीज फंड्स आफ्टर 4 मंथ्स। सो आप ट्रेड ऑफ करते हैं रिटर्न के और लिक्विडिटी के बीच में कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो जो आपके सरप्लस फंड्स हैं उनको कैसे आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये भी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट ऑफ कैश, आगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज वेरी साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमा रहा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसका मार्जिन बहुत अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, लेकिन अगर उसके कैश फ्लोज फेल हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैंकक्रप्ट हो जाती है, सिर्फ कैश फ्लो फेलियर की वजह से। आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, और जिस टाइम आपको रिक्वायर्ड है उस वक्त आपके फंड ब्लॉक्ड हैं एंड यू आर अनएबल टू मेक पेमेंट्स। उससे क्या होगा कि आप जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी जगह हो कि आपका कैश फ्लो ओवरऑल इफ़ेक्ट ना हो, और एक हेल्दी कैश फ्लो जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रखें। ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपके होने चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स हैं वो कहाँ जाने चाहिए, कहाँ नहीं जाने चाहिए, कहाँ से वापस आने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी है आपने। ये टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में। अगर सच पूछें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो फिज़िकली काम नहीं कर रहा होता, वो आपकी मशीनरी ऑपरेट नहीं कर रहा होता। वो अगर सर्विस इंडस्ट्री में है, लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में फाइनेंशियल मैनेजर कोई डॉक्टर नहीं होता जो बीमारों का इलाज करे या उनकी सर्जरीज करे। वो वहाँ पे कोई रंग रोगन का काम नहीं कर रहा था, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था। फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है कि वो डिसीजंस लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। उसका टोटल काम ही डिसीजन मेकिंग है, और वो डिसीजंस कैलकुलेटेड होते हैं और उनके बैक पे एक लंबी चौड़ी एनालिसिस होती हैं। उन एनालिसिस के बाद वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है, जो कि सक्सेस रेट किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है इस पे डिपेंड करता है कि उनके डिसीजन कितनी अच्छी तरह से पे ऑफ करते हैं। नो फाइनेंशियल मैनेजर नोज़ 100% फॉर श्योर कि उसका डिसीजन अच्छा है, लेकिन जितना जिसका
एनालिसिस स्ट्रांग होगा, जितनी जिसकी स्टडी वास्ट होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उन सिचुएशंस के, उसके डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली अच्छी तरह से पे ऑफ करेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस तमाम जितने एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, उनको अगर हम टैग करना शुरू करें तो उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि टोटल इन्वेस्ट कितना करना है, ये डिसाइड करना होता है फाइनेंशियल मैनेजर ने। दूसरे डिसीजन होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, वो जो टोटल आपने जितना इन्वेस्ट करना है वो आएगा कहाँ से पैसा, उसके बारे में डिसीजंस होते हैं। और तीसरे होते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। उसके बाद जब आप जगलिंग करते हैं एसेट्स के बीच में, इस एसेट से निकालो, उस एसेट में इन्वेस्ट करो, उधर से फिर निकालो, एक तीसरे एसेट में इन्वेस्ट करो, ये जो जगलिंग होती है एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, किस वक्त पे कौन सा एसेट कितना चाहिए, ये एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस है। तो इन तीनों टाइप्स के डिसीजन को ब्रीफली हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट को अगर आप देखें, उस पर एसेट्स होते हैं। तो इन डिसीजन में एक तो सबसे पहले टोटल साइज वो डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई हमारे टोटल एसेट साइज कितना होना है, 10 रुपये होना है, 100 होना है, 100 करोड़ होना है, 100 बिलियन होना है। टोटल साइज को सबसे पहले डिसाइड किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट को, कि इतने हमारे एसेट्स होंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स के बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ब्रेकअप और कंपोजिशन क्या होगा। वो जो हमारा टोटल, लेट सपोज हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट हमारे टोटल एसेट जो होंगे, लेट सपोज 100 होगा, 100 मे बी इन मिलियन इन बिलियन, 100 एक सिंप्लिसिटी के लिए हम फिगर लेते हैं। अब उस 100 की कंपोजिशन क्या होगी, उस 100 में हमें कैश कितना चाहिए, नया कैश कितना चाहिए, करंट एसेट हमें कितने चाहिए, और फिक्स्ड एसेट्स हमें कितने चाहिए, ये डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अगर 100 में से लेट सपोज 95 आपने सारा फिक्स्ड एसेट में झोंक दिया, फिक्स्ड एसेट तो आपने लगा लिया, लेकिन अब आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है उस मशीनरी को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो पैसा आपने डबो दिया। या आपने वर्किंग कैपिटल के लिए तो आपने लेबर भी ले लिया, आपने रॉ मटेरियल भी ले लिया, लेकिन आपके पास फिक्स्ड एसेट में आपने इतना कम इन्वेस्ट किया कि आपकी जो मशीनरी है उसकी कैपेसिटी तो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल और लेबर ले लिया, अब ये भी किसी काम का नहीं है। तो वो एक जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन ऑफ एसेट्स है, उसको एक बैलेंस्ड पोजीशन पे रखने के लिए जो डिसीजन होते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। और फिर आपकी डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। कौन सा एसेट किस वक्त आपको नहीं चाहिए, कौन सा एसेट आपने डिस्पोज ऑफ करना है और उसको रिप्लेस करना है, चाहे तो उसको आपने लिक्विड रखना है, उसको कैश नियर कैश में रखना है, या एक अलग किस्म के इन्वेस्टमेंट करके एक अलग किस्म के एसेट में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, अब हम राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट की तरफ हम आते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो जो आपने टोटल अपने लिए एक टारगेट रखा कि मुझे इतने पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, टोटल मेरा ये एसेट साइड होगा, एसेट साइज होगा। अब उस साइज को कहाँ से मैनेज करना है, कितने आपने ओनर्स इक्विटी उसमें लगानी है, कितना आपने लाइबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, और किस नेचर की लाइबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, ये जो है ये हम जितने डिसीजन इस फंक्शंस में लेते हैं, इस मकसद के लिए लेते हैं, वो तमाम डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजंस कहलाते हैं, विच आर अबाउट द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओनर्स इक्विटी कितनी होगी, लाइबिलिटीज़ और उनकी नेचर क्या होगी, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वो डिविडेंड पे आउट रेशो,
कि आपने जब एक साल ऑपरेशंस कर ली, आपने प्रॉफिट कमा लिया, नाउ व्हाट टू डू विद दैट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपने क्या करना है। क्या आपने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करना है, या उसको आपने री इन्वेस्ट करना है, आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द शेयर होल्डर्स। ये जो आपके डिसीजंस होते हैं इनको हम फाइनेंसिंग डिसीजंस कहते हैं। यानी फाइनेंसिंग डिसीजन शुरू होते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट की स्ट्रक्चर क्या होना है, वहाँ से शुरू होता है, और ये एंड होते हैं आपके डिविडेंड पे आउट के डिसीजन पे, कि आप डिविडेंड क्या पे करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या कैश में करेंगे, स्टॉक में करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। ये सारे डिसीजंस जो हैं ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस में आते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप ऑफ डिसीजन होते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट एसेट का टोटल साइज भी डिसाइड हो गया और उसकी कंपोजिशन भी डिसाइड हो गई कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट पे क्या क्या होना है। अब आपने दूसरी साइड पे आ गए, राइट हैंड साइड पे आपने अपने बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी डिसाइड कर लिया कि इतना फंड मेरा जो है वो आएगा ओनर इक्विटी से, इतना जो है वो मेरा लाइबिलिटीज से आएगा, और इतना मैंने जो है वो डिविडेंड री इन्वेस्ट करना है या इतना पे आउट करना है। ये सब कुछ आपने कर लिया। अब उसके बाद वो जो एसेट्स आपने बनाए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अब उनकी मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्बिट में आते हैं वो मोस्टली आपके करंट एसेट आते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एक दफ़ा प्रोक्योरमेंट के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीस्ट कंसर्न होता है, और वो कंसर्न बन जाता है आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का, जो इन एसेट्स को ऑपरेट करके इनसे आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न होता है आपके करंट एसेट्स के साथ, कि आपके करंट एसेट्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैश के साथ होता है, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीसरा अकाउंट्स रिसीवेबल, और चौथा इन्वेंट्रीज। ये चार जो आपके मोस्ट करंट एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस जो हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस इनके गिर्द घूमते हैं कि कैश आपने कितना रिटेन करना है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आगे प्लान आउट किया हुआ है कि कब कब कहाँ कहाँ कैश की हमें ज़रूरत होगी, कौन सी हमारी लायबिलिटीज़ हैं जो मैच्योर हो रही हैं, कितने को हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में रखना है कि जिस पे हम अर्निंग भी करें और इनको हम रेडिली लिक्विडेट भी कर सकें, क्योंकि आइडल कैश जो है वो हमारा नॉन प्रोडक्टिव होता है, तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, आपका कितने क्रेडिट सेल आप कर सकते हैं और कितनी आपको नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर क्या होना चाहिए आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स का, ये डिसीजंस ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हेल्दी कैश फ्लो, जैसा कि शुरू में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स में कहा कि उनको एक रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैश जो है वो रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स का। तो उन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस करता है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज जो होती हैं, जो आपके स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक कब परचेज करने हैं, कितने परचेज करने हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ये एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक मुख्तसर सा द गोल ऑफ द फर्म, के फर्म का गोल क्या होता है, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे तो हमने बात की, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी जितने गोल्स होते हैं, चाहे वो किसी का पर्सनल गोल हो चाहे प्रोफेशनल गोल हो, वो सारे के सारे अलाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली आपको पसंद आया होगा लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन टॉपिक ऐसा था। बहरहाल चैनल के साथ जुड़े रहिए और
वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।